आज हम देखेंगे परिवीक्षा के बारे में, जिसे प्रोबेशन बोला जाता है। तो पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो देखिए कि इतिहास, परिवीक्षा का इतिहास, परिवीक्षा की परिभाषा, परिवीक्षा की विशेषताएं, शर्तें, दोष, सुझाव और परिवीक्षा एवं स्थगित दंड और परिवीक्षा एवं पैरोल में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आज हम जो देखने वाले हैं वो इतिहास के बारे में है। तो देखिए, परिवीक्षा का इतिहास इंग्लैंड से मिलता है। इंग्लैंड में जो पादरी का लाभ, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी जो के नाम से पादरियों आदि को, जो कि चर्च के सदस्य होते थे, यह अधिकार होता था कि वे अपराधी को दंड को कुछ समय के लिए रोक सकें। ठीक है, दंड को कुछ समय के लिए रोक सकें। तो परिवीक्षा को सही दिशा जो है वो 19वीं शताब्दी में मिली, के मध्य में मिली, जब अमेरिका के जॉन ऑगस्टस, नोट कर लीजिएगा, जॉन ऑगस्टस की म्युनिसिपल अदालत ने एक अभ्यस्त पियक्कड़ को अपनी प्रतिभूति पर कि वह अब कभी शराब नहीं पिएगा छुड़वाकर लाए थे। उनके इस प्रयोग को बहुत प्रोत्साहन मिला तथा उन्होंने इस कार्य को बढ़ावा दिया। इसीलिए जॉन ऑगस्टस को परिवीक्षा का जनक, फादर ऑफ प्रोबेशन भी कहते हैं। तो यह था इसका इतिहास जो हमने देखा। अब दूसरे बिंदु में देखते हैं परिवीक्षा की परिभाषा जो है। तो प्रोबेशन जो शब्द है, ये एक लैटिन शब्द प्रोबेट से निकला है। प्रोबेट जो है उसका अर्थ होता है टू टेस्ट या टू प्रूव। तो प्रोबेशन में अपराधी के साथ सहानुभूति रखते हुए सजा न देकर उसे सुधारात्मक उपचार दिया जाता है। परिवीक्षा अवधि में यदि अपराधी पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो बंदी बनाकर न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में सदरलैंड की परिभाषा देखते हैं। कि परिवीक्षा दोषी घोषित किए गए अपराधी को दंड के निरीक्षण काल की वह अवस्था है जिसमें उसे सद्व्यवहार की शर्तों पर स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सद्व्यवहार बनाए रखने में उसे सहायता देने का प्रयास करता है। तो यह परिभाषा थी सदरलैंड की। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, टेफ्ट का डेफिनेशन देखते हैं कि परिवीक्षा अपराध से संबंधित लिए जाने वाले अंतिम निर्णय को कुछ टालने की प्रक्रिया है जिसमें अपराधी को स्वयं को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसी संदर्भ में इलियट जो है उनका डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रोबेशन इस प्रकार दंड देने वाली संस्था से इस शर्त पर कि अपराधी उच्च व्यवहार करेगा मुक्ति मिलने को कहते हैं। चैपल के अनुसार अगर देखें तो परिवीक्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला होते हैं शक्ति और दूसरी जो है वो है जो आवश्यक तत्व है वो है सहानुभूति। तो पहले वाले में जो शक्ति है, इसके अंतर्गत उसके माध्यम से पहला तो है कि अपराधी जो है तो अपराधी के व्यवहार का पथ प्रदर्शन किया जाता है, और दूसरा जो है वो अपराधी के व्यवहार में नियमितता लाई जाती है। तो दो चीजें हैं इसमें कि अपराधी के व्यवहार का पथ प्रदर्शन और दूसरा है अपराधी के व्यवहार में नियमितता। और सहानुभूति जो तत्व है उसके अंतर्गत है कि इसके कारण अपराधी को अच्छा नागरिक बनाया जाता है। तो परिवीक्षा में निश्चित ही दंड का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट होता है। तो ये चीज क्लियर है कि यहां पे दंड का निलंबन होगा, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए कि अब जो तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं, परिवीक्षा जो है उसकी विशेषताएं, फीचर्स देखेंगे। कि देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है
कि परिवीक्षा दोष सिद्ध होने के बाद और जेल जाने से पूर्व की स्थिति है। तो यहाँ पे दोष सिद्धि हो गई और जेल जाने से बीच की यहाँ पे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम परिवीक्षा कहते हैं। दूसरा देखिए कि अपराधी को जेल से मुक्ति इस आधार पर कि वह भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो आधार जो है वो है सदाचरण का, कि वो सदाचार करेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाना। तो यहां पे क्या होता है कि अपराधी को अवसर दिया जाता है कि वो अपने आप में सुधार लाए। चौथा जो पॉइंट है कि परिवीक्षा अधिकारी अपराधी की हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास करता है। जो परिवीक्षा अधिकारी है वो सहायता उपलब्ध कराता है। और पांचवी विशेषता हम ये ले सकते हैं कि परिवीक्षा की शर्तों के उल्लंघन पर अपराधी को क्या किया जाता है, पुनः दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने परिवीक्षा की विशेषताएं देखी। अब अगला बिंदु जो है वो देखेंगे शर्तें, कि परिवीक्षा के लिए जो शर्तें हैं। तो यहां पे देखिए कि सामान्यतः परिवीक्षा प्रणाली सभी प्रकार के अपराधियों पर लागू न करके उन अपराधों पर लागू होती है जो कि गंभीर किस्म की ना हो। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो अपराध हुआ है वो गंभीर अपराध ना हो। तो संक्षेप में परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले अपराधियों के लिए जो शर्तें हैं वो देख सकते हैं हम बिंदुवार। कि देखिए पहला जो बिंदु है वो हम ये ले सकते हैं कि परिवीक्षा पर केवल उन व्यक्तियों को छोड़ा जाता है जिनका अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास के अपराधियों के लिए परिवीक्षा का प्रावधान नहीं होता है। दूसरा देखें कि आदतन अपराधी जो परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है, प्रायः पहली बार अपराध करने वाले अपराधी को ही परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। तो अपराध जो है वो अपराधी कैसा हो, आदतन अपराधी न हो। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा जो बिंदु है वो हम ये देख सकते हैं कि जो अपराधी की आयु है उसके विषय में, तो 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को जिनकी सजा जो है वो लगभग 5 वर्ष से कम की हो तो उनको परिवीक्षा में छोड़ा जा सकता है। उसके बाद जो चौथा बिंदु है या चौथी शर्त जो है कि प्रथम अपराधी चाहे किसी भी आयु का हो। ठीक है, दूसरी यहां पे आयु सीमा वाली बात नहीं की गई है। अगर वो 2 वर्ष से कम दंड का अगर कोई अपराध करता है तो उसके चरित्र के आधार पर उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। पांचवा शर्त अगर हम देखें तो परिवीक्षा की अवधि निश्चित होती है जिसे न्यायालय क्या करता है, निर्धारित करता है। तो परिवीक्षा की अवधि क्या होगी, इसका जो निर्धारण है वो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसके बाद छठा बिंदु देख सकते हैं हम कि परिवीक्षा के समय अपराधी को बॉन्ड भरना पड़ता है। ठीक है, यदि अपराधी जो है बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या है, जेल भेज दिया जाता है। अगली शर्त देख सकते हैं कि परिवीक्षा काल के दौरान उसके व्यवहार पर नजर भी रखी जाती है। और अगली शर्त जो है वो ये है कि परिवीक्षा काल के दौरान बिना परिवीक्षा अधिकारी की आज्ञा के वह अपना निवास जो है वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद अगली शर्त देख सकते हैं कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे परिवीक्षा अधिकारी से मिलते रहना पड़ता है, मतलब हाजिरी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद अगली शर्त देख सकते हैं कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे मेडिकल निरीक्षक से भी मिलते रहना पड़ता है। तो ये सब शर्तें थी जो हमने देखा कि परिवीक्षा की क्या क्या शर्तें होती हैं। अब अगले बिंदु पर देखते हैं हम इसके दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ प्रोबेशन जो सिस्टम है उसके बारे में। तो देखिए कि
आलोचना अगर हमको करनी हो या इसके दोष बताने हो तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अपराधी को अपराध के लिए दंड नहीं मिलता है। तो न्याय की जो शाश्वत मान्यता है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, तो ये इसके विपरीत है। और प्रायः सभी किशोर एवं प्रथम अपराधियों को परिवीक्षा का लाभ मिल ही जाता है। फिर दूसरा देखते हैं कि अनेक जो दोष सिद्ध अपराधियों के बारे में यह जानना संभव नहीं है कि उन्होंने यह अपराध पहली बार किया है या वो अभ्यस्ततः अधिक अपराधी हैं। उसके बाद अगला बिंदु ये देख सकते हैं हम कि परिवीक्षा अधिकारी जो है वो उचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके या उनका परिणाम जो है वो उचित रूप से ला सके, ये भी संभव नहीं होता है। फिर अगला बिंदु ये देख सकते हैं कि अपराधी पुनः उसी समुदाय में जाता है, क्योंकि जहां अगर परिस्थितियों की बात करें तो वो उसी समुदाय में जाता है, वहां रहता है, तो जहां पे उसने अपराध किया है, तो ये भी एक इसका दोष हो सकता है। तो इस प्रकार हमने परिवीक्षा जो प्रणाली है उसके दोषों को देखा। अब अगले बिंदु पर देखते हैं सुझाव कि परिवीक्षा के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं या उन पे कुछ जो चीजें हैं उनको बदलनी चाहिए। तो देखिए कि पहला हम ये बोल सकते हैं कि परिवीक्षा पर अपराधी को छोड़े जाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और आश्वस्त हो जाएं कि वो अ, मतलब अभ्यस्तता अपराधी नहीं है और अपराध उसके करने की जो संभावना है, अपराध करने की संभावना वो ना के बराबर है। तो इन सब चीजों के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये है कि परिवीक्षा अधिकारियों का चयन जो है वो निष्पक्षता एवं बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि वो कर्तव्यनिष्ठ हों और जिस उद्देश्य के लिए परिवीक्षा प्रणाली बनाई गई है उसका परिणाम सकारात्मक रूप में ला पाएं। उसके बाद तीसरा सुझाव ये है कि परिवीक्षा कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुशल अधिकारियों की सहायता से संचालित किया जाना चाहिए। अगले बिंदु पर यह बोल सकते हैं कि परिवीक्षा की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इन सब का आयोजन किया जाना चाहिए। और परिवीक्षा पर से जो न्यायिक पाबंदियां हैं वो हटा लेनी चाहिए। और परिवीक्षा पर छोड़ने से पूर्व जन सहयोग भी प्राप्त कर लेना चाहिए कि जन साधारण की राय जो है वो मांग लेनी चाहिए। तो इन सब ये बिंदु हैं, इन पे सुझाव है जो अगर क्रियान्वित किए जाएं या इनको लागू किया जाए तो कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं। अब देखते हैं हम कि परिवीक्षा और जो स्थगित दंड हैं उनके बारे में। तो प्रोबेशन एंड सस्पेंडेड सेंटेंस। तो देखिए कि परिवीक्षा जो भारतीय परिवीक्षा कानून के अंतर्गत अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़े जाने का कार्य ये जो है वो पूर्णतः न्यायालयों द्वारा ही संपन्न होता है। अतः यह जो पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य जुडिशियल फंक्शन बोला जा सकता है इसको। जबकि अभियुक्तों के दंड के परिहार मतलब स्थगित जो दंड है ये जो है कि शक्ति केवल जो है राज्य को ही प्राप्त होती है, न कि न्यायालय को। तो ये मेन अंतर है आपका कि जो परिवीक्षा है वो न्यायालीन कार्यवाही है और जो स्थगित दंड है वो आपका राज्य पे निर्भर करता है। और दूसरा जो अंतर का बिंदु हम देख सकते हैं कि परिवीक्षा दोष सिद्धि के बाद ही और जेल जाने से पूर्व की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपको दोष सिद्धि और यहाँ जेल जाने की व्यवस्था है, तो इस बीच में ये परिवीक्षा की स्थिति होती है। जबकि जो अभियुक्त होता है, ठीक है, जिसके दंडादेश का परिहार किया गया है वह जेल अभिरक्षा में होना आवश्यक है। तो वो क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसपे सस्पेंडेड सेंटेंस जो है स्थगित दंड है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो है उस समय जेल में ही होता है। तो ये अंतर है इन बीच में। अब हम देखते हैं कि परिवीक्षा और पैरोल में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो अंतिम बिंदु है इस अध्याय में। तो देखिए जो सुधारात्मक उपाय जो हैं वो पैरोल और परिवीक्षा के हैं। तो देखिए दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसरण में हम जो
तकनीकें अपनाते हैं, उनका उदाहरण है पैरोल और परिवीक्षा। तो जो पैरोल होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि देखो, कारागारों में कारावासियों की भीड़ को कम करने के लिए या फिर कारावासियों के सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कारावास की अवधि में सदाचरण रखने वाले कतिपय चुनिंदा कैदियों को कुछ शर्तों के साथ बंधन मुक्त कर दिया जाता है, ताकि वे समाज में सामान्य जीवन बिताते हुए स्वयं को पुनर्वासित कर सकें और समाज से बिल्कुल कट के न रहें। तो जो कारावासी होते हैं कि इस प्रकार जो सशर्त उन्मुक्ति है, इसको पैरोल कहा जाता है। तो डोनाल्ड टेफ्ट जो थे, उनके अनुसार कारावासी की ऐसी रिहाई को पैरोल कहते हैं जो उसे कारावास की कुछ सजा भुगत लेने के पश्चात होती है और जिसके अंतर्गत कारावासी या फिर कतिपय शर्तों का बंधन रहता है, जिसका उल्लंघन किया जाने पर उसे पुनः कारावासित करके शेष सजा जो है वो कारावास में भुगतनी पड़ती है। और परिवीक्षा जो है वो जो हमने देखा, तो जो अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देकर शर्त सहित या रहित शर्त के साथ में या उसके बिना समाज में विचरते हुए स्वयं में सुधार करने का अवसर देने की तकनीक जो है उसको परिवीक्षा कहते हैं। तो अतः परिवीक्षा के अंतर्गत अपराधी को दंडित करके जेल भेजने की बजाय उसे परिवीक्षा का लाभ देकर समाज में ही सुअवसर प्राप्त कराया जाता है, जिससे वो एक सदाचरण करके अच्छा व्यक्ति बन सके। और यहाँ पे टेफ्ट कहते हैं कि आपराधिक विचारण में दोषी अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में अंतिम दंडादेश के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं, ताकि अपराधी को अपना जो आचरण है वो सुधारने का अवसर मिले और वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। परिवीक्षा की अवधि में अपराधी प्रायः न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों के अधीन परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी या निर्देशन में बना रहता है। यद्यपि पैरोल और परिवीक्षा दोनों ही अपराधी के व्यक्तिकरण पर आधारित सुधारात्मक उपाय हैं, फिर भी दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। कि पैरोल पर किसी ऐसे कारावासी को रिहा किया जाता है जिसने निर्धारित न्यूनतम कैद की सजा 1/3 जेल में काट ली हो, लेकिन परिवीक्षा का लाभ जो है वो ऐसे सिद्ध दोष अपराधी को उपलब्ध हो सकता है जिसको दंड सुनाया गया हो और बाद में उसे स्थगित रखा गया हो, या उचित मामले में दंड बिना सुनाए ही स्थगित रखा गया हो। तो ये जो मुख्य अंतर था वो हमने देखा और ये समझने का प्रयास किया कि परिवीक्षा, सामान्य रूप से हमने समझने का प्रयास किया कि परिवीक्षा क्या है। धन्यवाद।